नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले क्लास में जो सीख रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो स्वर होते हैं उन स्वरों के भेद मुख्यतः 3 आधार पे बांटे जाते हैं। अगर हम देखें कि 3 आधार स्वरों को हम लोगों ने कौन से दिए, एक था आपका कालकृत, एक आपका स्थानकृत और एक आपका था नासिकाकृत। अगर हम देखें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कालकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं उनका विभाजन सीख चुके हैं। आज हम लोग स्थानकृत और नासिकाकृत के आधार पर स्वरों को सीखने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें कि जो स्थानकृत है तो स्थानकृत यानी कि स्थान के आधार पे अगर हम स्वरों के विभाजन की बात करें तो जो स्थानकृत स्वर होते हैं, स्थानकृत स्वर, इनको हम मुख्यतः 3 भाग या ये कह सकते हैं कि 3 भेद कर सकते हैं, जिसके लिए मुख्यतः 3 संज्ञा सूत्रों की बात की जाती है। कौन कौन से? एक है आपका उदात्त संज्ञा सूत्रम, वहीं पे एक आपका जो सूत्र है वो है अनुदात्त संज्ञा सूत्रम, अनुदात्त संज्ञा सूत्रम। और जो तीसरा है वो है स्वरित संज्ञा सूत्रम, स्वरित संज्ञा सूत्रम। स्वरित संज्ञा सूत्रम। अब देखें जो उदात्त संज्ञा सूत्रम है, अगर हम उदात्त की बात करें तो उदात्त का जो विधायक सूत्र होता है वो कहलाता है आपका उच्चय रुदात्त। उच्चय रुदात्त। अब यहां पे देखें कि जो उदात्त स्वर होते हैं उनका जो विधायक सूत्र होता है वो है उच्चय रुदात्त। उसी तरीके से अगर हम देखें कि जो अनुदात्त संज्ञा सूत्र यानी अनुदात्त स्वर होते हैं उनके लिए जो विधायक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो जो अनुदात्त है उसके लिए जो विधायक सूत्र है वो है निचय रनुदात्त। निचय रनुदात्त। वहीं पे अगर हम स्वरित की बात करें तो स्वरित के लिए जो विधायक सूत्र होता है वो है आपका समाहार स्वरित। समाहार रह स्वरित। इस बिंदु को आप बहुत सावधानी से याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपका यहीं से क्वेश्चन हो सकता है कि उदात्त का विधायक सूत्र क्या है, अनुदात्त का विधायक सूत्र और स्वरित का विधायक सूत्र क्या है। तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। वहीं पे उच्चय रुदात्त का क्या अर्थ है अगर देखा जाए तो जो स्वरों के उच्चारण स्थान है जैसे कंठ है, तालु है, जीवा है, इनके उच्चारण स्थान से अगर ऊर्ध्व यानी कि ऊपर से स्वरों का उच्चारण अगर होता है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। वहीं पे अगर बात करें स्वरों के उच्चारण की, कंठ तालु से नीचे अगर स्वरों का उच्चारण होता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और जहां पे उदात्त और अनुदात्त दोनों के संयोग की बात की जाती है यहाँ पे, तो जब दोनों के संयोग यानी कि समाहार से स्वरों का उच्चारण होता है तो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। इसे अगर हम नोट के रूप में लिखने का प्रयास करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब स्वर का उच्चारण अपने
निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से होता है तो स्वर यानी कि अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा होती है। ये जो बिंदु लिखे जा रहे हैं, आप इसी तरीके से अगर नोट्स बनाते हैं अपने हाथ से तो विश्वास मानिए ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और जब पेपर आपका होगा टेट, सीटेट या सुपर टेट, तो उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी नोट्स बनाइए इस तरीके से अगर आप लिख के बनाते हैं तो ये चीजें आपके मस्तिष्क में बैठती हैं। तो नोट्स बनाने का ये तरीका भी सही है, आप इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिए। अब आते हैं, आप अनुदात्त की बात करें तो अनुदात्त यानी कि निश्चय अनुदात्त, अर्थात कि उच्चारण स्थान से स्वरों का जब उच्चारण निचले भाग से होता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के निचले भाग से होता है उस स्वर यानी कि अच, उस स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त संज्ञा होती है। वहीं पे अगर हम स्वरित की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार यानी कि संयोग समाहार होता है तो उस स्वर यानी कि अच, उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखने का प्रयास करें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि तालु आदि के मध्य भाग से स्वरों का उच्चारण इस तरीके से हमने देखा कि स्थान के आधार पे जो स्वर हैं उनको हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पे बांट सकते हैं। अगर हम देखें कि इनके लिए क्या किसी चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है तो हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो उदात्त संज्ञा है इसके लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें अनुदात्त की तो इसके लिए एक पड़ी लाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पड़ी लाइन। ऐसे लाइन होगी तो पड़ी लाइन का प्रयोग होता है। वहीं पे अगर हम स्वरित की बात करें तो इसके लिए आप देखें तो यहाँ खड़ी लाइन का प्रयोग होगा।
और एक महत्वपूर्ण बिंदु और यहाँ पे है कि जो स्थानकृत कृत आधार पे जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात करते हैं, इनका जो प्रयोग सामान्यतः होता है वो वेदों में होता है। तो यहाँ पे आप नोट करके एक बिंदु और लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके नोट्स में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इनका प्रयोग यानी किसका, उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त व स्वरित का प्रयोग वेदों में ही होता है, वेदों में ही होता है। इस तरीके से हम लोगों ने स्थान के आधार पे सीखा कि स्वरों का जो विभाजन है। अब हम देखते हैं अगला जो विभाजन है वो है नासिकाकृत। नासिकाकृत, अगर हम नासिकाकृत की बात करें तो इसके लिए जो विधायक सूत्र है वो कहलाता है आपका मुख नासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिक। नासिक अर्थात यहां पे अगर देखें तो इसमें मुख्य रूप से एक मुख है, यहां पे देखा जाए तो ये नासिक यानी कि नाक है, और ये आपका वचनों का अर्थ होता है उच्चारण। तो यहां पे आप देखें तो ये आपका उच्चारण है। इस तरीके से देखें तो जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसकी या उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसी चीज को अगर हम परिभाषित तौर पे लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। जैसे अगर हम समझें, जैसे आप बोलते हैं आंच, यहां पे देखा जाए तो आपका नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जा रहा है आंच में। वहीं पे हम ढांचा, आप जैसे लिखते हैं चंदन, चुंदरी आदि। तो यहां पे देखा गया कि जो स्वर हैं अगर हम उसका उच्चारण मुख और नाक से करते हैं तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इस तरीके से देखा गया तो जो स्वरों के विभाजन हैं वो मुख्य रूप से जो 3 आधार थे उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब उन्हीं के आधार पे जो स्वर हैं उसका सूक्ष्म विभाजन करते हैं। तो आइए सीखते हैं स्वरों का सूक्ष्म विभाजन। स्वरों का सूक्ष्म विभाजन, स्वरों का सूक्ष्म विभाजन अगर हम देखें तो जो स्वर होते हैं उन्हें हमने सामान्यतः देखा तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे। वे 3 भाग आपने कौन कौन से किए स्वरों के, तो आप देखेंगे तो पहला जो है वो है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, एक आपने किया दीर्घ और एक आपका था प्लुत। अब जो ह्रस्व स्वर है
उसकी भी आप देखें या उसे भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अगर हम देखें तो ह्रस्व स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। तो कौन कौन से 3 भाग? तो यहाँ पे एक होगा उदात्त, उदात्त, एक आपका अनुदात्त और एक आपका स्वरित। इसी तरीके से हम दीर्घ स्वरों को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे, उदात्त, अनुदात्त और एक आपका स्वरित। उसी तरीके से हम प्लुत को भी बांटेंगे, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और एक आपका स्वरित। अब यहां पे देखा जाए तो हम पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वे कौन से 2 भाग हो सकते हैं? तो उदात्त का भी आप देखेंगे 2 भाग हो गए। कौन? एक होगा अनुनासिक, नासिक होगा, और एक होगा अनुनासिक जिसका कि अनुनासिक न हो। तो एक होगा आपका अनुनासिक। उसी तरीके से हम इन्हें भी 2 भागों में बांटेंगे, अनुनासिक और एक आपका अनुनासिक। वहीं पे स्वरित को भी उसी तरीके से बांटेंगे, उदात्त को भी हम बांटेंगे उसी तरीके से, अनुदात्त को भी यहाँ पे भी हम 2 भागों में बांटेंगे। स्वरित, दीर्घ के भी स्वरित को हम 2 भागों में, अनुनासिक और अनुनासिक। प्लुत को भी हम अनुनासिक और अनुनासिक। प्लुत के अनुदात्त को भी हम अनुनासिक और अनुनासिक में बांटेंगे। स्वरित को भी हम अनुनासिक और अनुनासिक में बांटेंगे। इस तरीके से देखें तो जो ह्रस्व स्वर हैं इसके कुल सूक्ष्म विभाजन जो किए गए वो कुल कितने हुए? तो यहाँ पे ह्रस्व के भी 6 सूक्ष्म विभाजन हो गए। इसको इस तरीके से लिखा जाए, ह्रस्व स्वर के 6 सूक्ष्म विभाजन, दीर्घ स्वर के भी 6 सूक्ष्म विभाजन और प्लुत के भी 6 सूक्ष्म विभाजन हो गए। अब देखें कि जो स्वर होते हैं उसमें इनकी संख्या कितनी होती है। अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम बात करें अ, ई, उ और री, अगर हम अ, ई, उ, री की बात करते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे अ, ई, उ, री के ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। तो यहाँ पे एक सामान्य तरीके से एक ग्राफ भी बना लेते हैं और इससे प्रश्न जो हमारे होंगे उसको हम आसानी से कर भी लेते हैं। देखिए कैसे। अगर हम देखें कि जो अ, ई, उ, री आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अ, ई, उ और आपका ये री। तो अ, ई, उ, री की बात करें अगर तो इसका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। इस तरीके से देखें तो जो आपका अ, ई, उ और री है इसके कुल कितने भेद हुए? तो 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। इस तरीके से देखें तो कुल जो भेद होते हैं वो हो जाएगा 6 + 6 + 6 बराबर कुल 18 भेद। इस तरीके से देखें तो जो अ, ई, उ, री है उसके कुल कितने भेद हो गए? कुल 18 भेद हो गए। उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि जो आपका लरी है इसके कितने भेद होते हैं, तो हम देखें कि जो भी आपका
लृ होता है, तो लृ में एक खास बात होती है कि जो लृ है इसका दीर्घ नहीं होता है। क्या क्या होता है लृ का? ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो यहाँ पे इसका ह्रस्व होगा और प्लुत होगा, दीर्घ नहीं होगा। इस तरीके से लृ के कितने भाग हो गए? तो 6 ये और 6 ये, यानी कि 6 ह्रस्व और 6 प्लुत, सब मिला के इनके जो भेद हो गए 6 + 6 बराबर 12 भेद। वहीं पे अब हम देखें कि आपके पास जो अगला है वो है ए, ऐ, ओ और आपका औ। ए, ऐ, ओ, औ की बात की जाए तो इसका ह्रस्व नहीं होता है। क्या क्या होता है? तो इसका होता है दीर्घ और प्लुत। इस तरीके से देखें तो इसके कुल कितने हुए भेद? 6 और 6, यानी कि कुल 12 भेद हुए। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस स्वरों के जो सूक्ष्म विभाजन है उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्नों को हल करेंगे आप? अगर पूछता है अयुर रि के कितने भेद हुए, तो आप कहेंगे कि ह्रस्व के 6 भेद होते हैं, प्लुत दीर्घ के भी 6 भेद और प्लुत के भी 6 भेद। तो इस तरीके से देखा जाए तो अयुरि के तीनों भेद देखे गए हैं और तीनों के ही अगर बात की जाए तो 6-6 हैं। इस तरीके से इसके कुल कितने भेद हुए? 18 भेद। वहीं पे लृ की बात करें तो लृ का ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, प्लुत होता है। तो 6 और ये 6 कितने हुए? 12। ए, ऐ, ओ, औ की बात करी जाए तो इसका ह्रस्व नहीं होता है लेकिन दीर्घ और प्लुत होता है। इस तरीके से हम देखें तो कितने इसके भेद हुए? 12। अब क्वेश्चन आता है कि रि और लृ के कुल कितने भेद हैं? रि और लृ के कुल कितने भेद हैं? तो रि के कितने भेद हैं? 18। लृ के कितने भेद हैं? 12। तो कुल कितने हुए रि और लृ के? तो 18 और ये 12 हो जाएंगे आपके ये कुल 30 भेद। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। हम एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी स्वर हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और ऐसे जो नोट्स बनाए जा रहे हैं अपने कॉपी पे भी इस तरीके का नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।